दोस्तों, रात के तकरीबन 11 बजे कुंभ के मेले में एक लड़की को ढूंढा जाता है। जो लड़की वहां पर माला बेचा करती थी, लेकिन रात के समय अचानक से वो अपने तंबू से गायब हो गई है। तो उसके घर वाले उसको इधर उधर ढूंढ रहे हैं और ढूंढते ढूंढते एक साधु महात्मा के स्थान, यानी कि जहां पर वो रुके हुए थे, उनके तंबू के सामने पहुंच जाते हैं। जैसे वह तंबू के पास पहुंचते हैं तो जहां से मेले में एंट्री होती है, उस तरफ से उस लड़की के साथ एक जवान साधु उसका हाथ पकड़कर आता हुआ उन्हें दिखाई देता है। और जैसे ही वो लोग देखते हैं कि उनकी बेटी एक साधु के साथ आ रही है, तो वो लोग आग बबूला हो जाते हैं। इसके बाद वह हल्ला मचाने लगते हैं। तो उस तंबू के अंदर से वो साधु भी बाहर निकल आता है अपने चेलों के साथ और वहां पर मामले को देखने लगता है। जैसे ही साधु देखता है कि सामने जिसने उस लड़की का हाथ पकड़ रखा है वह और कोई नहीं उनके ही चेले में से है, तो वो भी एकदम से गर्म हो जाता है और बहुत कुछ सोचने लगता है। कौन था वह साधु और किस वजह से उस लड़की का हाथ पकड़कर कुंभ के मेले से बाहर से आ रहा था? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कुंभ का मेला जिस दिन लगने वाला होता है, उससे एक दिन पहले वहां पर ज्यादातर साधुओं ने आकर अपने ठहरने की व्यवस्था देख ली थी और कुछ लोग जो वहां पर मेले में बिजनेस करने के लिए आए थे, उन लोगों ने भी अपने ठहरने का इंतजाम वहां पर कर लिया था। उन्हीं में से एक साधु होता है जिस साधु के पास काफी सारे चेले थे और उन्होंने अपना एक अच्छा सा तंबू वहां पर लगा रखा था। उसके बाद जैसे ही शाम का समय होता है, मेला लगने से एक दिन पहले तो एक व्यक्ति वहां पर सभी के लिए चाय लेकर आया था और वह फ्री में चाय बांट रहा था। इसके बाद जो साधु होता है उसका एक चेला होता है जिसका नाम होता है राजीव। अब राजीव से वो साधु चाय लाने के लिए कहता है, तो राजीव अपने तंबू में से निकलकर उस चाय वाले के पास पहुंच जाता है चाय लेने के लिए। लेकिन वहां पर काफी ज्यादा भीड़ थी और इस भीड़ को देखकर जो राजीव था वो उस भीड़ से थोड़ी दूर खड़ा हो जाता है और सोचता है कि पहले इन लोगों को लेने देता हूं और उसके बाद मैं ले लूंगा। उसी भीड़ के अंदर एक लड़की जो कि मेले में माला बेचने के लिए आई थी और वह वहां से चाय लेकर बाहर निकलती है और एकदम से राजीव की नजरें उससे मिल जाती हैं। लड़की उसको ना देखते हुए बाहर निकलती है और थोड़ा सा साइड में होकर उस पूरे चाय को पीने के बाद दोबारा से उसमें लग जाती है और दोबारा चाय लेकर आ जाती है। अब राजीव इस बात को देखता है कि इसने एक बार तो चाय पी ली है लेकिन दोबारा गई है, तो उसकी इस बात को देखकर वह कभी तो मुस्कुराने लगता है और कभी इस लड़की के बारे में सोचने लगता है। इसके बाद वह लड़की दोबारा से एक साइड में होती है और उस चाय के गिलास को फिर से पी लेती है और फेंकने के बाद तीसरी बार उस लाइन में लग जाती है। अब जैसे ही वो तीसरी बार उस लाइन में लगने के लिए गई थी, तो जो राजीव होता है वह अपने मन के अंदर बहुत कुछ सोचने लगता है और मन ही मन उसे हंसी भी आ रही थी कि देखो कैसी लड़की है, बार बार चाय पी रही है, आखिर क्या करना है इसे। इतनी चाय पीकर इसके बाद वो लड़की जब तीसरी बार चाय का कप लेकर बाहर निकलती है, तो अचानक से उसकी नजर राजीव पर पड़ जाती है और राजीव उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। अब जैसे ही वो मुस्कुराता है तो उस लड़की को लगता है कि इसने मुझे देख लिया है कि मैंने कई बार चाय पी है, तो इसके बाद वह भी उसकी तरफ मुस्कुराकर वहां से शर्माकर चली जाती है। अब जैसे ही वो लड़की मुस्कुराकर वहां से चली गई थी, तो उसके बाद राजीव भी अपने गुरुजी के लिए कुछ चाय वहां से लेता है और लेने के बाद तंबू में चला जाता है, अपने गुरुजी की सेवा करता रहता है और धीरे धीरे सोने का समय हो गया था। लेकिन सोते समय राजीव के दिमाग में बार बार उस लड़की का हंसता हुआ चेहरा आ रहा था, जिसे देखने के बाद उसकी नींद नहीं आ पा रही थी। जैसे तैसे करके वह अपनी रात बिता लेता है, लेकिन बार बार उसे वो लड़की दिखाई दे रही थी। उसके बाद वो सोचता है कि हम तो सन्यासी हैं और सन्यासी के दिमाग में ऐसे ख्याल नहीं आने चाहिए। इसके बाद दूसरे दिन सुबह सुबह वह अपनी दिनचर्या के कार्यों में लग जाता है और नहान करने के बाद वापस से अपने तंबू पर आ जाता है। जैसे ही वो अपने तंबू पर आता है तो अचानक से फिर से वही लड़की उसे वहीं पर माला बेचते हुए दिखाई देती है, जहां पर रात के समय उसने उसे देखा था। अब जैसे ही वो उसे माला बेचते हुए देखता है और फिलहाल दिन का समय था,
तो वो लड़की साफ साफ दिखाई दे रही थी और देखने के बाद राजीव के दिमाग में उसकी छवि एकदम से उतर जाती है और वह उसे देखकर बहुत कुछ उसके बारे में सोचने लगता है। थोड़ी देर सोचने के बाद एकदम से फिर से उसके दिमाग में आता है कि नहीं नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। हम एक सन्यासी हैं तो हमें सन्यास का मार्ग ही लेना है। ऐसा सोचकर वह अपने तंबू के अंदर चला जाता है। लेकिन आज जिस तरह से वो वहां पर माला बेच रही थी, वो दृश्य उसके दिमाग में पूरी तरह से कैद हो गया था। धीरे धीरे शाम होती है और शाम के समय राजीव के दिमाग में फिलहाल वो लड़की फिर से घूम रही है। वह कई बार अपने मन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अपने मन को नहीं समझा पाता है और इसी वजह से वह सोच लेता है कि मुझे उस लड़की से प्यार हो गया है और मुझे उससे बात करनी चाहिए। पूरी रात भर वह उस लड़की के बारे में सोचता रहता है। रात को थोड़ी बहुत उसे नींद आती है, लेकिन सुबह सुबह जल्दी उठकर वह जल्दी से स्नान करता है और स्नान करने के बाद अपने कामों को, जो काम उसे वहां पर सौंपे गए थे, उनको जल्दी जल्दी से पूरा करने लगता है। और जैसे उसके काम कंप्लीट हो जाते हैं तो वह अपने मन में फैसला कर चुका था कि आज वह उस लड़की से मिलेगा और मिलने के बाद बात करेगा। राजीव इधर उधर वहां पर उस लड़की को ढूंढने लगता है और ढूंढते ढूंढते लगभग उसे 1 घंटा हो जाता है। 1 घंटे बाद वह लड़की एक जगह पर उसे रुद्राक्ष की माला बेचती हुई दिखाई दे जाती है और इसके बाद राहुल भी उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। वहां पर जाने के बाद राजीव उससे मालाओं के बारे में पूछने लगता है और जैसे ही लड़की उस सन्यासी की तरफ देखती है तो वह भी समझ जाती है कि यह तो वही सन्यासी है जो उस टाइम पर हमें चाय पीते हुए देख रहा था। इसके बाद जो लड़की होती है वह उससे कहने लगती है कि बताओ आपको कौन सी माला चाहिए। तो वह सन्यासी अलग अलग मालाओं के रेट पूछने लगता है और एक एक करके मालाओं को निकलवाने लगता है। लड़की जिस माला को उसे निकाल कर देती थी, उसके बाद वह उस माला को पास ही में अपने पास रख लेता और दूसरी माला दिखाने के लिए कहने लगता। वह लड़की इस चीज को देखकर उसकी तरफ बार बार देखा करती है और देखने के बाद उसकी भी समझ में कुछ ना कुछ बात आ रही थी। लेकिन फिलहाल सामने जो व्यक्ति है वह सन्यासी है और सन्यासी से भला कैसा मेल, यही सोचकर वह लड़की चुप रह जाती है। इसके बाद लगभग उसको ऐसा ही करते हुए 2-3 घंटे हो जाते हैं। जितने भी कस्टमर उन मालाओं को देख रहे थे वो सभी वहां से चले गए थे और राहुल ने ढेर सारी मालाएं निकाल कर वहां पर रख ली थी। इसके बाद वो लड़की कहने लगती है कि आपको माला लेनी भी है या वैसे ही टाइम पास करने के लिए यहां पर आ गए हो। ऐसा कहते हुए वह मुस्कुराने लगती है और उसकी मुस्कुराहट को देखकर जो राजीव होता है वह निशब्द रह जाता है, यानी कि फिलहाल वह उसे कुछ भी नहीं कह पाता है और ऐसे ही उसकी तरफ देखता रहता है। तभी वो लड़की कहती है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया जो मैंने कहा। तो उसके बाद राजीव को होश आता है कि वो लड़की उससे कुछ कह रही है, तो वो उससे पूछने लगता है कि हाँ बताइए आप क्या कह रही थी। तो वो कहने लगती है कि क्या आप माला खरीदोगे भी या ऐसे ही मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हो। देखो मैं बहुत गरीब हूं और मैं माला बेचकर ही अपना गुजारा किया करती हूं, तो आपको माला खरीदनी है तो बताओ, वरना मेरा टाइम खराब मत करो, मुझे आगे कहीं जाकर माला बेचने दो। इसके बाद राजीव थोड़ी देर तक सोचने लगता है और सोचने के बाद कहता है कि अच्छा ये बताओ तुम्हारी पूरी माला जो ये जितनी भी तुम बेच रही हो ये सारी की सारी कितने रुपए की होंगी। अब इस बात को सुनकर लड़की हंसने लगती है और कहती है कि आप इन मालाओं का क्या करोगे, इतनी सारी मालाओं से आपको क्या काम है। तो वो कहने लगता है कि नहीं आप बताओ आपकी कितने रुपए की होंगी, मैं आपको उतने पैसे दे दूंगा और यह सारी मालाएं आज मुझे चाहिए होंगी। लड़की सोचने लगती है कि हो सकता है इसका बहुत बड़ा ग्रुप हो और पूरे ग्रुप के लिए माला खरीद रहा हो, तो इसी वजह से वह उसे हंसते हुए सारी मालाओं का टोटल करके उसे रेट बता देती है और कहती है कि 9 से 10 हजार रुपए की होंगी, इतने रुपए में मैं इन मालाओं को आपको दे दूंगी। तो जो राजीव होता है वो उससे उन सारी मालाओं को खरीदने के लिए कहने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें पैसे अपने तंबू पर दूंगा और वहीं से तुम पैसों को ले लेना। इसके बाद वह लड़की सारी मालाओं को उसे दे देती है और राजीव उन मालाओं को लेकर वहां से अपने तंबू पर चला जाता है और तंबू के अंदर जाने के बाद उन मालाओं को रखता है और अपने कपड़े चेंज करता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि अगर मैं ऐसे कपड़ों में इससे बात करूंगा तो लोग अजीब तरह से हमारी ओर देखेंगे। तो इसी वजह से वह अपने तंबू में से अपने अच्छे से कपड़े पहनता है
जिनमें वो बिल्कुल भी एक साधु की तरह नहीं लगता है, नॉर्मल एक लड़का लगता है, और उन कपड़ों को पहनकर वो बाहर निकलता है। अब जैसे ही जो लड़की माला बेच रही थी वह उसके इस रूप को देखती है तो बड़ी ही हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि ऐसा कैसे है। उसके बाद राहुल उसे मालाओं के पैसे निकाल कर देता है और कहने लगता है कि ये लो तुम्हारी मालाओं के पैसे, लेकिन तुम्हें एक काम और करना होगा। तो लड़की कहने लगती है कि क्या काम करना होगा। तो वो कहती है कि आज तुम्हारी माला बिक गई है, तो इसके बाद अब शाम तक तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। मैं तुम्हारे साथ कुछ बात करना चाहता हूं। लड़की कहीं ना कहीं इन बातों को समझ रही थी, लेकिन सामने एक सन्यासी था और फिलहाल उसने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे और देखने से बिल्कुल भी सन्यासी नहीं लग रहा था और देखने में भी काफी ज्यादा खूबसूरत था। तो वह लड़की उससे हामी भर लेती है और इसके बाद राजीव और वो लड़की एक साथ घूमने लगते हैं। घूमते घूमते राजीव उससे बात करता है, तो बातों के दौरान उसे पता चलता है कि इस लड़की का नाम प्रीति है और यह अपने परिवार के साथ यहाँ पर रोजगार कमाने के लिए आई है। इसका पूरा परिवार ऐसे छोटे मोटे काम किया करता है और सभी लोग दिन के समय में काम किया करते हैं और शाम के समय अपने तंबू में आराम किया करते हैं। इसके बाद वह उसे एक होटल पर ले जाता है और वहां जाने के बाद खाना ऑर्डर कर देता है। प्रीति उससे मना भी करती है, लेकिन वो जिद करता है और उस जिद को प्रीति मान लेती है। थोड़ी देर बाद वहां पर खाना आ जाता है और दोनों जन बैठकर तसल्ली से भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद अब कुंभ के मेले में घूमने निकल जाते हैं। प्रीति के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं राजीव को लेकर, और राजीव के दिमाग में प्रीति को लेकर बहुत सारी बातें चल रही हैं और वह अपने प्यार का इजहार भी करना चाहता है। इसके बाद जो राजीव होता है वो उससे नाव में बैठने के लिए पूछता है, तो प्रीति भी उससे हामी भर लेती है क्योंकि उसे भी उसके बारे में जानना है। तो इसी वजह से वो एग्री हो जाती है। राजीव एक ऐसी नाव लेता है जिस नाव के अंदर केवल 2 लोग ही बैठ सके और उसके बाद उस नाव को लेकर आगे पानी में निकल जाता है। जैसे ही वो लोग पानी में पहुंचते हैं तो एक दूसरे से बातों का सिलसिला चालू करते हैं। बातों के दौरान राजीव कई बार हिम्मत जुटाता है कि वह अपने दिल की बात प्रीति से कह दे, लेकिन वह उससे नहीं कह पाता है और इधर उधर की बातों को करने लगता है। इधर जो प्रीति है वह भी उसके बारे में पूछती है, तो वह उससे कह देता है कि मैं तो अभी अभी चेला बना हूं और अभी कुछ दिन लगेंगे मुझे पूरी तरह से सन्यासी बनने में। इसके बाद कुछ देर तक उनकी ऐसी बातें होती हैं और बातें होने के बाद प्रीति कहने लगती है कि अब मुझे घर जाना होगा, घर जाने का समय हो गया है और घर वाले राह देख रहे होंगे। ऐसा कहकर प्रीति वहां से उसके पास से जाने लगती है और जाते हुए कई बार मुड़ मुड़ कर उसे देख लेती है। इसके बाद जो राजीव होता है वहां से अपने स्थान पर जाता है और वहां पर आराम करने लगता है, लेकिन फिलहाल उसका बिल्कुल भी जी नहीं लग रहा था और वह बार बार उस लड़की प्रीति के बारे में सोच रहा था। थोड़ी देर बाद लगभग रात के 10:30 बज जाते हैं और 10:30 बजे उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आती है, तो वह अपने तंबू से बाहर निकलता है। लेकिन बाहर निकलते ही वह देखता है कि उसके सामने प्रीति खड़ी हुई है और प्रीति को देखकर वह एकदम से हैरान सा हो जाता है। वह उससे कहने लगता है कि प्रीति तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो जो प्रीति होती है उसके चेहरे पर घबराहट के भाव दिखाई दे रहे थे और वह एकदम से राजीव का हाथ पकड़ती है और हाथ पकड़ने के बाद उसे लेकर एक तरफ भागने लगती है। अब जैसे ही वो भागती है तो रास्ते में वो पूछने की कोशिश करता है कि क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों भाग रही हो। तो वो कहती है कि चुप हो जाओ, थोड़ी देर बाद में सब कुछ तुम्हें बता दूंगी। भागते भागते वह लगभग कुंभ के मेले से बाहर आ गए थे और बाहर आने के बाद एक पेड़ के नीचे वो रुक जाते हैं। अब जैसे वो लोग रुके थे तो रुकने के बाद राजीव उससे पूछने लगता है कि प्रीति क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों भाग रही हो। तो वो कहने लगती है कि राजीव, तुम्हारी वजह से ना तो मैं सो पा रही हूं और बार बार मुझे तुम्हारी याद आया करती है। तुम ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो और किस वजह से बार बार मुझे देखा करते हो। अब इस बात को सुनकर राजीव थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन उसे पता था कि प्रीति किस बारे में बात कर रही है। तो उसे कहने लगता है कि क्यों, क्या हुआ, क्या बात है, मुझे साफ साफ बताओ, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तो प्रीति कहने लगती है कि देखो,
जब से मैंने तुमको उस भेस में देखा है तो मैं तुम्हें भूल नहीं पा रही हूँ और बार बार मुझे तुम्हारी याद आ रही है। तुम यह बताओ, क्या तुम मुझसे सच में प्यार करते हो या फिर वैसे ही अपना टाइम पास कर रहे हो? इस बात को सुनने के बाद राजीव तो इस बात का वेट ही कर रहा था, तो वह एकदम से कह देता है कि प्रीति, मैं तुमसे सच्चा प्यार किया करता हूँ और इसी वजह से बार बार मैं तुम्हारे आसपास घूमा करता हूँ और मैंने इसीलिए तुम्हारी पूरी मालाएं खरीदी थीं। इस बात को सुनकर प्रीति कहने लगती है कि तुम तो साधु हो और साधु होकर तुम्हें यह बात शोभा देती हैं। तो राजीव कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कि शोभा देता है या नहीं देता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूं और मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। तो प्रीति कहने लगती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मेरा जिंदगी भर साथ निभाओगे ना? तो उसके बाद राजीव कह देता है कि हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारा जिंदगी भर साथ निभाऊंगा। अभी चलो, तुम्हारे घर वाले ढूंढ रहे होंगे तो यहां से वापस चलते हैं। इसके बाद राजीव और प्रीति वहां से वापस आने लगते हैं और वापस आने में लगभग उन्हें 11 बज जाते हैं। 11 बजे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर कुंभ के मेले में आ रहे थे, क्योंकि वहां पर रात के समय ज्यादा भीड़ नहीं थी। सभी लोग अपने अपने स्थान पर चले गए थे। इक्का दुक्का लोग इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन वहीं पर प्रीति के घर वाले जब अपनी बेटी को तंबू के अंदर नहीं पाते हैं तो पहले तो वो उसको इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन जब वो वहां पर उन्हें नहीं मिलती है तो वो लोग चारों तरफ उसे ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते जहां पर राजीव रुका हुआ था उसी तंबू के सामने वो लोग पहुंच जाते हैं और उसी समय राजीव और प्रीति दूसरी तरफ से एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए आ रहे थे। और जैसे ही प्रीति के घर वाले प्रीति को इस तरह से देखते हैं तो एकदम से गर्म होने लगते हैं और जोर जोर से चिल्लाकर उस साधु से गलत बोलने लगते हैं। अब जैसे ही वहां पर और साधु संत इन बातों को सुनते हैं तो सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इतनी ही देर में जो राजीव का गुरु था वह भी उस कुटिया से बाहर निकल आता है और बाहर निकलने के बाद देखता है कि ये तो मेरा ही चेला है और इसने लड़की का हाथ पकड़ रखा है। तो उसके बाद वह अपने चेले को धमकाने लगता है और जैसे तैसे करके वहां पर माहौल को शांत कराता है और सभी लोगों को समझा बुझाकर अपने अपने स्थान पर भेज देता है। प्रीति के घर वाले प्रीति को ले गए थे। इधर जो राजीव है वह अपने स्थान पर चला गया था। वहां पर जाने के बाद जो राजीव के गुरु होते हैं वो उससे पूछने लगते हैं कि क्यों रे, यह क्या कर रहा था? तू साधु होकर ऐसा करेगा तो चारों तरफ हमारी बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी और ऐसा तुझे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो राजीव होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने गुरुजी के सामने फूट फूट कर रोने लगता है। कहता है कि गुरुजी मुझे माफ कर दो, मुझे इस लड़की से प्यार हो गया है और मैं इसी के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत करना चाहता हूं। अब इस बात को सुनकर उसके गुरुजी बड़े हैरान होते हैं और वो उससे कहने लगते हैं कि बेटा, तुम तो सन्यासी बन रहे थे ना, अब ऐसा क्या हो गया जो इस लड़की से प्यार कर बैठे? तो वो कहने लगता है कि गुरुजी, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन इस लड़की से मैं सच्चा प्यार कर बैठा हूं और मुझे नहीं फर्क पड़ता कि ये क्या काम करती है और क्या कर रही है। मैं केवल इसी को चाहता हूं और इसी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता हूं। इसके बाद जो उसके गुरुजी होते हैं वो एकदम से मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि इसी वजह से तो मैंने अभी तक तुम्हें पूरी तरह से सन्यासी नहीं बनाया। मुझे पता था कि तुम क्षणिक भर के लिए सन्यास लेना चाहते हो और उसके बाद कहीं ना कहीं तुम्हारा दिल दोबारा से फिसल जाएगा। यह बात सुनते ही जो राजीव है वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है और अपने गुरुजी की तरफ अजीब सी निगाहों से देखने लगता है। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, चिंता मत कर, मैं तेरे पिता से बात करता हूं और इसी लड़की के साथ तू अपनी जिंदगी अगर बिता सकता है तो तेरी इसी से शादी करवाने की जिम्मेवारी मैं लेता हूं। यह बात सुनकर जो राजीव होता है वो एकदम से खुश हो जाता है और बाहर की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी जो उसके गुरुजी होते हैं वो उसे रोकते हैं और कहते हैं कि बेटा सब्र रख, पहले मैं तेरे पिता से बात कर लेता हूं और वहीं आकर इसके घर वालों से बात करेंगे और तुम दोनों की शादी हो पाएगी। इसके बाद जो राजीव के गुरुजी होते हैं वो राजीव के पिता के पास फोन मिलाते हैं और उनको अपने बेटे के बारे में सारी बातें बताते हैं। दरअसल जो राजीव था वह करोड़पति व्यक्ति का बेटा था, लेकिन एक लड़की ने उसे धोखा दे दिया था प्यार में और इसी वजह से उसका कहीं भी जी नहीं लगता था। इसके बाद वह सन्यास लेने के लिए कहने लगता है
तो जो करोड़पति व्यक्ति होता है वह अपने गुरु से ही कहकर उसे संन्यास दिला देता है और कहता है कि गुरु जी आप इसको ज्यादा से ज्यादा कष्ट देना ताकि यह जल्दी से संन्यास की राह छोड़कर दोबारा से घर लौट जाए। अब जैसे ही राजीव का पिता यह सुनता है कि बेटे को एक लड़की से वहां पर प्यार हो गया है और उसी से शादी करने के लिए बोल रहा है, तो इसके बाद जो राजीव के पिता होते हैं वो मामले की गहराई को समझते हैं और वहां से फौरन चल देते हैं और कहते हैं कि गुरुजी मैं अभी थोड़ी देर में वहां पर पहुंच जाऊंगा और वहां पर बैठने के बाद हम ये बातें करेंगे। राजीव के पिता का घर वहां से लगभग 200 किलोमीटर दूर था, तो लगभग उन्हें 3 घंटे लगते हैं यहां तक आने में और 3 घंटे में वो यहां पर आ जाते हैं। आने के बाद वह अपने बेटे पर चिल्लाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तूने तो एक माला बेचने वाली लड़की को पसंद किया है, भला मैं तेरी उससे कैसे शादी करा दूं। लेकिन तभी जो राजीव के पिता के गुरुजी होते हैं वो उससे कहने लगते हैं कि शांत हो जाओ, इस तरह से अगर बेटे को धमकाओगे तो यह मामला और भी ज्यादा बिगड़ सकता है। वैसे यह दुनिया से दुखी होकर सन्यासी होने चला था, लेकिन अब फिलहाल यह दोबारा से अपने जीवन को अच्छी तरह से जीना चाहता है, तो हमें इसका साथ देना चाहिए ताकि इसके अंदर जीवन को जीने की एक अलग से ऊर्जा आए और यह अपने जीवन को अच्छी तरह से जी सके। पहले तो राजीव का पिता मना करता है अपने गुरु से भी, लेकिन उसके बाद जब वो अच्छी तरह से उसे समझाता है तो वो भी इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद वह गुरुजी के साथ उसके उस ठिकाने पर जाता है और वहां पर जाकर वो अपने बेटे की शादी प्रीति से कराने की बात करता है। उन लोगों की हालत देखकर उसका मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन जैसा उसके गुरु ने उसे समझाया है, इन बातों को सोच सोचकर वह इस बात के लिए एग्री हो जाता है। अब जैसे ही प्रीति के माता पिता देखते हैं कि बहुत ही अमीर व्यक्ति है, अच्छे से उन्होंने कपड़े पहन रखे थे और वह अपने बारे में बता भी देता है, तो उसके बाद उन लोगों को इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं होती और वो कहने लगते हैं कि ठीक है साहब, अगर ऐसी बात है तो बेशक से अपने बेटे की शादी हमारी बेटी से करा दीजिए। इसके बाद उन दोनों की शादी तय हो जाती है और शादी तय होने के बाद जो राजीव के पिता होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है बेटा, अब तो बहुत हो गया, तू सन्यासी भी बन लिया, लेकिन अब अपनी जिंदगी में लौट चल, तेरी इसी लड़की से मैं शादी करा दूंगा। राजीव इस बात को सुनकर बड़ा ही खुश होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले। आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।